नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है DLalantTop.com का न्यूज रूम। मोदी काका इजराइल गए हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं, लाव लश्कर जाता है, प्रोटोकॉल होता है। जब एक आम हिंदुस्तानी इजराइल जाता है तब क्या क्या होता है, इजराइल क्यों खास है, इजराइल में क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो आप लोग फेसबुक पे जो लिस्टिकल नुमा खबरें देखते हैं, 5 थिंग्स टू डू इन सरोजनी नगर, वैसे ही व्हाट आर द 5 थिंग्स विच यू नीड टू डू और यू शुड डू इन इजराइल। वहाँ पे एक दीवार है जिसकी तरफ मुंह करके सब लोग कुछ प्रार्थनाएं बुदबुदाते रहते हैं। क्यों इजराइल के मिलिट्री सिस्टम को इतना जाबड़ माना जाता है कि इंडिया वाले बार बार कह रहे हैं कि वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे तो हम सलाउद्दीन को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फैंटम बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका टीवी अलग अलग ढंग से, बहुत ही कई बार बोरिंग ढंग से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं जो बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं, आदि समझ में भी नहीं आती। एंकर भी उतने सीरियस होके, देखो मोदी जी ने यूं झप्पी पाई, यूं गुलाब पकड़ा, उन सब के मायने होंगे, निहितार्थ होंगे जो आपको अलग अलग मीडिया सोर्सेज बताते हैं। लल्लन टॉप का एक दोस्त है जो इजराइल का एक्सपर्ट है, इजराइल रह के भी आया है, इजराइल के बारे में लगातार पढ़ता है। जैसे अपन सुबह सवेरे सारे अखबार पढ़ते हैं ना, यार दिल्ली में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, वैसे वो रोज सुबह उठ के इजराइल के अखबार पढ़ता है और लगातार काम कर रहा है। और इन दोस्त का नाम है मुश्ताक, डॉक्टर मुश्ताक। चूंकि हम लोग JNU में साथ थे, वही JNU जिसको लोग अलग अलग चश्मे से देखते हैं। और मुश्ताक JNU के सेंटर फॉर वेस्ट एशिया के स्टूडेंट रहे हैं। इजराइल पे इन्होंने PhD की है, फिलिस्तीन पे इनका एक्सपर्टीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इजराइल रह के आए जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। और ये हमारे इन हाउस स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर साहब हैं, इजराइल के ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो हमको एक स्टूडेंट भी चाहिए था जिसके अंदर खूब सारी क्यूरियोसिटी हो इजराइल को लेके और जिसने बेसिक्स पढ़े हों। तो वो निखिल हैं जिनसे आप लगातार मिलते रहते हैं। मेरा कोई काम नहीं है इस बातचीत के बीच में। आज पूरे दिन डॉक्टर मुश्ताक, बहुत अजीब लगता है कोई आपका यूनिवर्सिटी का जूनियर हो और आप उसको डॉक्टर लगा के बोल रहे हो, और डॉक्टर मुश्ताक आपको इजराइल की बहुत मजेदार कहानियां सुनाएंगे। कोई बोरिंग डिबेट नहीं होगी, कोई लेक्चरबाजी नहीं होगी, कमाल की चीजें होंगी, तस्वीरें होंगी, बहुत सारी वीडियो होंगे। आपको बताएंगे आयरन डोम कैसे काम करता है, आपको बताएंगे डेड सी वाकई डेड है, लोग तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं, इजराइल के नौजवान क्या करते हैं कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद। हमको तो लगता है कि सारे आते हैं और यहाँ कसौल मनाली में बम भोले करके पड़े रहते हैं, लेकिन इसके आगे भी जिंदगी है, इसके पीछे भी जिंदगी है। इन सब चीजों पे निखिल बहुत सारे सवाल करेंगे। आखिरी में आपके सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, बशर्ते सवाल मजेदार हो, लल्लन टॉप हो। ओवर टू निखिल, गुड लक। तो सर, जैसा आपने कहा कि मेरी भूमिका आज स्टूडेंट की है, तो जैसे कल से हम टीवी पे देख रहे हैं और जो प्राइम टाइम टीवी है उस पे डिस्कस हो रहा है कि जब मोदी वहां पे गए तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनको खुद लेने गए और ना सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा कैबिनेट मोदी की आमद करने के लिए वहां पे था। पर मैं जानना चाहता था कि जैसे अगर मैं इजराइल जाऊं, ठीक है, और मैं एयरपोर्ट पे उतरूं तो मेरा अनुभव कैसा होगा। तो इस बारे में शुरू करते हैं कि आप जब इजराइल गए, जब आपका प्लेन वहां पे लैंड किया, तब क्या क्या हुआ। मैं उससे पहले से कहानी शुरू करना चाहूँगा कि जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मैं इजराइल गया था इजरायली गवर्नमेंट के एक स्कॉलरशिप के थ्रू। इजरायली गवर्नमेंट हर साल इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है जो वहाँ जाके फुल कोर्सेज कर सकते हैं, या जैसे मेरे केस में हुआ, मैं अपनी PhD की रिसर्च के फील्ड ट्रिप के लिए गया था। तो मैंने, एक यूनिवर्सिटी है इजराइल में, बार इलान यूनिवर्सिटी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है बेगिन सदात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया और मुझे 1 साल के लिए रिसर्च एसोसिएटशिप की पोजीशन दी गई। इस पोजीशन के लेटर के साथ मैं इजरायली एम्बेसी गया, मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया, क्योंकि मेरे JNU के दोस्तों ने मुझे बताया था कि तुम मुस्लिम हो और इजराइल पहुंचोगे, दिक्कत हो सकती है। अच्छा। तो जो मेरा पहला सवाल उनसे था वो यही था कि मेरे मुस्लिम होने से कोई प्रॉब्लम होगी, और मुझे बहुत प्यार से, बहुत सलीके से उन्हें समझाया गया कि वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि मैं इंडिया से जा रहा हूँ, मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूँ, तो मेरा धर्म क्या है। तो मुझे वीज़ा मिला 1 साल का, मैं इजराइल पहुँचा। 17 अक्टूबर 2012 की बात है। तो जितना मुझे यहाँ बताया गया था कि मायने नहीं रखता है, वहाँ जाके पता चला कि पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कुछ मायने रखता है। इस जो मेरे साथ हुआ वाकया, उससे एक बहुत दिलचस्प चीज़ समझने की है इजरायली सोसाइटी के बारे में। वो ये है कि यहाँ स्पेशली मुस्लिम्स में सरनेम की, हमारा जो नाम है उसकी वैल्यू है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगा के रखते हैं। मेरे केस में मेरे दादा का सरनेम कुछ और है, मेरे पिताजी का और मेरा सरनेम कुछ और है, और ये एक ही फैमिली में है। लेकिन इजराइल में सरनेम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
ज्यूइश रिलीजन इज़राइल का नेशनल रिलीजन यहूदी रिलीजन है। यहूदी धर्म में माँ से बेटी के लिए लीनियज जाता है, पिता का रोल नहीं माना जाता। यानी अगर आपकी माँ यहूदी है तभी आप यहूदी माने जाएंगे, अगर आपके पिता यहूदी हैं तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी माँ यहूदी है, आपके पिता ईसाई हैं, तो भी आप यहूदी माने जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस उनके लिए सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जब एयरपोर्ट पे मैं उतरा, मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए एंड मुझसे पूछा गया कि आपके दादा का नाम तो कुछ और है यहाँ और आपका नाम कैसे अलग है। मुझे 3 घंटे लगे उनको ये समझाने में कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है। उस एयरपोर्ट की तस्वीर हम दिखा देते हैं अपने बिल्कुल व्यूअर्स को। बिल्कुल। ये वो एयरपोर्ट है, इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट, जहां पे इनका प्लेन लैंड किया था। अब बताइए कि जब लैंड हुआ उसके बाद इमिग्रेशन पे आपको रोक के क्या सवाल किए गए? मुझसे पहला सवाल तो यही पूछा गया कि मैं इज़राइल क्यों आया हूँ। जब मैंने उनको लेटर दिखाया इज़राइल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तो उनकी वो जिज्ञासा शांत हुई। तब उन्होंने मेरे पर्सनल डिटेल्स जानने की कोशिश करी और तब ये सवाल निकला कि ऐसा कैसे कि मेरा सरनेम हुसैन है और मेरे दादा का सरनेम अहमद है, जिसको एक्सप्लेन करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मुझसे जो इनिशियल सवालात किए गए थे वो इज़राइली इमिग्रेशन ऑफिसर ने किए थे। जब उनकी कौतूहलता शांत नहीं हुई तो उन्होंने इज़राइल के सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स को बुलाया। ये मेरा अनुमान है कि शायद वो सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स होंगे। इज़राइल की सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे अच्छी मानी जाती है। मोसाद उसका नाम मोसाद, है। जी। मोसाद उनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है, जैसे इंडिया में रॉ है, और डोमेस्टिक उनकी एजेंसी है शिनबेत। अच्छा। तो मुझसे सवालात करने वाले या तो शिनबेत के हो सकते हैं या फिर मोसाद के। मतलब वो इतना सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली थे, एक व्यक्ति के आने को। हाँ, इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि जब से इजराइल बना है इजराइल ने टेररिज्म फेस किया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया और इजराइल के बीच दोस्ती भी इतनी प्रगाढ़ हो रही है, क्योंकि हम दोनों कंट्रीज ने टेररिज्म फेस किया है। अच्छा। सो जाहिर सी बात है कि उनमें ये बहुत शक था कि कोई ऐसा इंसान ना हमारी कंट्री में एंटर करे जो अनवांटेड हो। तो फाइनली जो मेरे इजराइल में प्रोफेसर होने वाले थे, बेगिन सदात सेंटर के डायरेक्टर, उनको फ़ोन किया गया। उन्होंने जब मेरे बारे में कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, तब मुझे एयरपोर्ट से बाहर जाने की परमिशन मिली। अच्छा, मतलब ये एक वहाँ का चलन है, वहाँ आपके मुस्लिम होने को लेके दिक्कत नहीं। हाँ, वो एक जो नाम में गड़बड़ थी, जो नाम में सॉर्ट आउट भी हो गई समय के साथ में। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भले मुसलमान हो। बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाद बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं, वो गए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि उनके दादा का नाम और उनका नाम सेम था। तो आप एयरपोर्ट से निकल के अब इजराइल की गलियों में चलते हैं हम, कि आप जब निकले वहां सड़क पर तो आपने क्या देखा? बिल्कुल। तो ये इमेज है, इसका किस्सा बताइए। ये मेरा दूसरा दिन था इजराइल में, और मैं जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पे लेके रह रहा था उसके ठीक पास के चौराहे की बात है। अच्छा। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे इजराइल में जो वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि वो मुझे एक मार्केट घुमाना चाहते हैं, जिसके फोटोग्राफ्स हम आगे देखेंगे। अच्छा। अपार्टमेंट से निकलते ही काफ़ी भीड़ थी और मुझे बताया आसपास के लोगों ने कि शक है कि एक कार जो खड़ी है वहाँ पे उसमें शायद एक बॉम्ब हो। अच्छा। तो जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं उसमें एक रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है और साथ में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के ऑफिसर्स हैं। ये पूरा वाकया तकरीबन आधे घंटे चला है और लास्ट में यही पता चला कि वो सिर्फ एक अफवाह थी और कोई बॉम्ब नहीं था। लेकिन पहुंचते ही एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये सब मैंने सिर्फ टीवी और मूवीज में देखा था, हॉलीवुड मूवीज में देखा था कैसे ये मशीन्स ऑपरेट करती हैं। और हिंदुस्तान में काफी मतलब माहौल बन जाता है ऐसे बम की अफवाह वगैरह पे। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इजराइल में इस चीज को लेके काफी चिल रहते हैं, काफी चिल रहते हैं। ठीक है, हो गया। बिल्कुल, कोई ज्यादा टेंशन नहीं कर रहा था और हम लोग सब आराम से खड़े होकर देख रहे थे। ये हमारे लिए एक स्पेक्टिकल बन गया था कि देखे क्या होता है। ठीक है। तो बम से बच के जब हम गली में आगे बढ़े तो हमने क्या देखा? हम पहुंचे हैं फिर एक फ्ली मार्केट, जो वहाँ तेल अवीव का बहुत फेमस मार्केट है। इसका नाम है कैरामेल मार्केट। अच्छा। कैरामेल मार्केट में तकरीबन हर चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन कैरामेल मार्केट फेमस इस चीज़ के लिए है कि यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैंडमेड हैं। अच्छा। और वो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार वो ट्रेडिशनली डिज़ाइन किए जा सकते हैं। जैसे जो अगली फोटोग्राफ है अगर आप देखें तो उसमें एक टोटका है जो इजरायली सोसाइटी में बहुत फेमस है। जी, ये महिला यहाँ वो टोटका बना रही हैं। अगर आप देखें तो ये एक उल्टे हाथ की तरह दिखता है। इसका नाम है खमसा। खमसा हिब्रू और अरेबिक में मतलब होता है 5, जिसमें 5 उंगलियां हों।
ट्रेडिशनली इजरायली घरों के बाहर ये लटकाया जाता है ताकि किसी की बुरी नज़र न लगे। तो ये खमसा अलग अलग डिज़ाइंस में आता है, इसको अलग अलग आप अपनी इच्छा के अनुसार डिज़ाइंस में बनवा भी सकते हैं। तो जैसे नींबू मिर्ची बिल्कुल, होता है, वैसे बिल्कुल। ये टोटका इजराइल के लोग करते अपने हैं। घरों के बाहर जी लगाते हाँ। हैं। इससे पहले एक तस्वीर थी जहाँ पे एक आदमी ड्रम बजा रहा था। जी। आप कुछ उस बारे में इज़राइल में स्ट्रीट म्यूज़िक का बहुत कल्चर है, बल्कि म्यूज़िक का ही बहुत कल्चर है। इज़राइल एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ यूरोप से भी बहुत यहूदी आए, एशिया से भी बहुत यहूदी आए और अफ्रीका से भी बहुत यहूदी आए हैं। और ये सारी यहूदी कम्युनिटीज़ अपने साथ अपना अपना अलग अलग म्यूज़िक और खान पान लेके आए हैं। तो इस सारे म्यूज़िक का, इन सब म्यूज़िक का जब मेल हुआ तो जो फ्यूजन म्यूज़िक पैदा हुआ है वो इज़राइल में बहुत फेमस है। और उसी का एक पहलू ये भी है कि आपको गलियों में, चौराहों में, मार्केट्स में बहुत सारे स्ट्रीट म्यूजिशियंस मिल जाएंगे जो पैसे के लिए म्यूजिक बजाते हैं वहाँ पे। तो ये भी एक एमेच्योर परफॉर्मर है। ये एक एमेच्योर परफॉर्मर है, जी हाँ, जी हाँ, ये एक एमेच्योर परफॉर्मर है जो कैरामेल मार्केट के पास के चौराहे पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब आगे चलते हैं। जी एक तो टोटम है जी इसके बाद जी, जैसा मैं कह रहा था कि म्यूजिक की बहुत वैल्यू है। जी हाँ। तो ट्रेडिशनल रॉक, पॉप, रेगे से लेकर मॉडर्न रॉक, मॉडर्न पॉप, सब कुछ बहुत फेमस है। और उससे रिलेटेड जो पैराफर्नेलिया होता है, पोस्टर्स से रिलेटेड वॉल हैंगिंग्स, तो यहाँ आप मोस्टली वही शॉप देख रहे हैं जहाँ बॉब मार्ले और बाकी वेस्टर्न म्यूजिक स्टार्स के पोस्टर्स और वॉल हैंगिंग्स हैं। अच्छा, यहाँ हिंदी गाने और फिल्मों का भी कुछ माहौल है क्या? हिंदी मूवीज का माहौल पिछली जनरेशन तक था। अच्छा। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस में ट्रैवल किया है और वहाँ पे हमसे पिछली जनरेशन के कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे देखते ही पूछा, आर यू इंडियन? जब मैंने उनसे कहा कि मैं इंडियन हूँ तो उन्होंने मुझे गाने सुनाए। अच्छा। और मोस्टली गाने राज कपूर के टाइम के होते थे और जो सबसे कॉमन गाना मैंने सुना है वो था ईचक दाना बीचक दाना। अच्छा, और उनको ये याद भी उनको वो गाना याद है। आजकल टीवी सीरियल्स का कल्चर ज़्यादा है। बहुत सारे हिब्रू टेलीविज़न चैनल्स में हिब्रू सबटाइटल्स के साथ हिंदी सीरियल्स दिखाए जाते हैं रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस। मतलब वो 3 टेक वाला जो हम एकता कपूर का सीरियल यहाँ देखते हैं, जी हाँ, वो हिब्रू सबटाइटल के साथ सबटाइटल्स के साथ इजराइल में भी देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया जी, आगे चलते हैं। ये आप बता रहे थे कि इस तस्वीर के पीछे एक कहानी है कि इस एक तस्वीर में आप इजराइल की पूरी सोसाइटी का जो सच है आज का वो पढ़ सकते हैं, वो बताइए। आप इस तस्वीर के बिल्कुल बीच में देखें तो आपको काली टोपी में एक इंसान दिखेंगे जिन्होंने एक स्टैंड लगाया हुआ है और कुछ डॉक्यूमेंट्स बांट रहे हैं। वो ये एक रिलीजियस जीव हैं जो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हैं अपने धर्म को लेकर। इन्होंने अपना ये स्टॉल कैरामेल मार्केट के सामने लगाया है। उसका कारण ये है कि जो रिलीजियस ज्यूज हैं वो मानते हैं कि तेल अवीव शहर ज्यूइश रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेकुलर हो गया है। अच्छा। ये चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं दुनिया में वो धर्म को का पालन करें और धर्म को मानें। तो इन्होंने कैरामेल मार्केट के सामने अपने स्टॉल लगाया है जहां ये धार्मिक बातें कर रहे हैं और चाहते हैं कि धर्म को फॉलो किया जाए। इसके साइड में आप देखेंगे कि येलो फ्लैग जैकेट में एक अफ्रीकन ज्यू हैं जो कि इथियोपियन ज्यू हैं। ये भी एक दूसरा पहलू है इजरायली सोसाइटी का कि जितने भी इजरायली सोसाइटी के एलीट हैं वो यूरोपियन ज्यूज़ हैं और जितने भी अफ्रीकन ज्यूज़ आए हैं वो ज़्यादातर ऐसी नौकरियों में हैं जो कि लो लेवल के या नीचे तबके की नौकरियां मानी जाती हैं। सो इस एक फोटोग्राफ में आपको इजरायली सोसाइटी के 2 मेजर कंट्रोवर्सीज दिखेंगी। एक है सेक्युलर वर्सेस रिलीजियस ज्यूज़ और एक है एशियन और अफ्रीकन ज्यूज़ वर्सेस यूरोपियन ज्यूज़। तो ये हमने काफी कुछ घूम लिया, अभी कुछ खाने पीने पे चलते हैं। जी। मार्केट अगर निकले तो खाएं क्या? अगर आप मार्केट से थकें तो इजराइल में जो सबसे फेमस डिश है वहाँ की वो है फलाफेल और हुमुस। अच्छा। फलाफेल पीता ब्रेड से बनता है जिसमें हुमुस की फिलिंग होती है। हुमुस काबुली चने को पीस के बनाया जाता है, उसमें ऑलिव ऑयल एक बहुत मेजर इंग्रेडिएंट है और साथ में जो छोटे पकौड़ियाँ जैसी दिख रही हैं ये है फलाफेल। अच्छा। और ये सबसे कॉमन डिश है। और ये जो महानुभाव आपको दिख रहे हैं ये 1955 से कैरामेल मार्केट में अपनी शॉप चला रहे हैं। ये एक पैलेस्टीनियन है जो एक इजरायली मार्केट में अपनी
शॉप चलाते तो हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, और आप बता रहे हैं कि वहाँ एक फिलिस्तीनी की दुकान है 1955 से। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत popular कॉमन है, और ये बहुत पॉपुलर है, और ये बहुत कॉमन है। इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच चाहे जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटहुड को लेके जो इशू चल रहा है, उसके साथ साथ एक रियलिटी, एक सच्चाई ये भी है कि पैलेस्टीनियंस एंड इजरायलीज का डे टू डे बेसिस पे आए दिन उनका एक दूसरे से सामना होता है। बहुत सारे पैलेस्टीनियंस इजराइल में आके नौकरी करते हैं, और इजरायली ऑफिसर्स, इजरायली गवर्नमेंट और इजरायली लोगों के लिए काम करते हैं। तो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, डे टू डे की रियलिटी अपनी जगह है। तो अब क्योंकि खाने की बात हुई थी तो मुझे एक और चीज पूछनी थी कि ज्यूस को लेके मैंने एक टर्म सुना था कि वो कोशर खाना जी हाँ, पसंद जी करते हाँ। हैं। इस बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को जो वो नहीं जानते हैं। ओके, जैसे इंडिया में हलाल का कंसेप्ट है कि मुस्लिम्स एक पर्टिकुलर तरह से प्रिपेयर किए हुए खाना ही खाते हैं जो हलाल कहा जाता है, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है कोशर। कोशर का मतलब ये हुआ कि आपने जिस बर्तन या जिस आग में मीट प्रिपेयर किया है उसमें और कोई चीज़ प्रिपेयर ना हो। तो कोशर मतलब वेजिटेरियन और एनिमल प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो चाहे शहद हो, वो बिल्कुल अलग अलग प्रिपेयर किया हुआ हो। अच्छा, तो ये एक मतलब, तो जैसे फलाफल हम देख रहे थे तो ये कोशर होगा तो फलाफल बनाने का तरीका कोशर भी हो सकता है, नॉन कोशर भी हो सकता है। जैसे नॉनवेज बनाने का तरीका हलाल भी हो सकता है और नॉन हलाल भी हो सकता है। सिमिलरली ये पर भी, जो कट्टर जीव होगा उसको, जो कट्टर जीव होगा वो कोशर ही खाएगा। जी। तो ये मोटा माटी ये था कि इजराइल अगर कोई मेरे जैसा नौजवान चला जाता है तो वो इजराइल में क्या देखता है। ऐसे ही इजराइल की बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास हैं, इजराइल की बहुत सारी कहानियां हमारे पास हैं। इन सब को सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द ललन टॉप के न्यूज़ रूम से मैं हूं निखिल और ये है मेरे दोस्त मुश्ताक। थैंक यू।